बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। मैं उस वक्त को तरस गई हूँ कि जब कोई ऐसा एक हफ़्ता जाए कि जब मुझे इस किस्म का कोई प्रोग्राम ना करना पड़े। कराची में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर होने वाले कत्ल, उसकी एक मैं छोटी सी मिसाल आपको दे देती हूँ कि गुज़श्ता सिर्फ अभी जिस वक्त मैं प्रोग्राम कर रही हूँ ना, ये मैं कर रही हूँ लारेब के लिए। अब लारेब कौन था ये तो मैं अभी आपको चंद सातों के बाद बताती हूँ। पहले तो आप ये सुन लीजिए कि जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ ना, इसी दौरान में सईदाबाद में इस वाक़े के बाद भी एक और नौजवान को कत्ल कर दिया गया है डकैती मुज़ाहमत पर। और गुज़श्ता 2 महीने 5 दिन के अंदर 35 कत्ल हो चुके हैं, जिसमें लारेब का भी शामिल है, जिसकी इस वक्त तदफीन के मराहिल जो हैं वो अब पाया तकमील तक पहुँच चुके हैं। लारेब कौन था पहले तो आप ये सोचिए। मैं हर जब इस तरह के केस के ऊपर बात करती हूँ तो उस वक्त मैं कहती हूँ कि घर वालों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये लारेब वो है कि जिसके घर वालों के अलावा ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि ये वो लारेब था जो कोई मामूली स्टूडेंट नहीं था, एक बेहतरीन होनहार स्टूडेंट। और 6 तारीख की इसी महीने में जब इसकी इस नाकहानी, इस कत्ल के बाद, उसके सिर्फ चंद दिन बाद ही, ये था कि 2 से 3 दिन के बाद इसकी उस किताब को, जो कि बेसिक अकाउंटेंट की जो उसके हवाले से उसने किताब तरतीब दी थी, लिखी थी, उसकी रोनमाई थी। ये आप सोच लीजिए कि ये नुकसान सिर्फ इस घर का नहीं हुआ है, लारेब की सिर्फ जान नहीं गई है, आपने पाकिस्तान का एक बहुत होनहार बेटा खोया है। ये पता नहीं कितने आगे चल के पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता था। और किन के हाथों खोया? वो जिनको मैं दरिंदे भी नहीं, बल्कि मैं कहती हूँ कि इनके लिए तो अब ये अब पहुँच गए हैं इस नहज पे, हम ये कहते हैं कि इनके लिए कोई ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये वो दरिंदे, इनके लिए ट्रायल नहीं होना चाहिए, इनके लिए कोई अदालत कोई ऐसी नहीं, साइट एंड शूट। क्योंकि ये वो दरिंदे बन चुके हैं कि अगर इनको किसी का लिहाज नहीं है तो फिर किस कानून के तहत हम इनका लिहाज करें? कौन सा अखलाकियात हमें ये दर्स देता है कि हमारे यहाँ पर हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमें कोई भी आएगा और मार देगा और हम सिर्फ उसके ऊपर बात करते रहेंगे, हम आपको शो दिखाते रहेंगे और पुलिस जो है वो आपको सिर्फ ये कहेगी कि अब देखते हैं कि ये हम इसके ऊपर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं भाई आप? 35 कत्ल हो चुके हैं 2 महीने 5 दिन के अंदर इसी तरीके से। ये लारेब आपको पता है पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा एसेट साबित हो सकता था? हमने अपना एसेट खो दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि अभी आप खोल के देख लीजिए भी अपना कोई भी न्यूज़ चैनल K21 के अलावा भी, तो आपको हर कराची के किसी ना किसी गली के अंदर से आपको ऐसी खबर मिल रही होगी। तो हम क्या, आपने ये तय कर लिया कि हमें दरिंदों के हवाले कर दिए, पुलिस ने भी और गवर्नमेंट ने भी? मैंने ये सुना था कि मुराद अली शाह साहब ने जैसे ही अपनी वोट टेकिंग के फ़ौरन बाद उनका ये कहना था कि सबसे पहले जो कराची के लिए आपने जो सबसे पहला एक अलार्मिंग एक इशू है वो है स्ट्रीट क्राइम का और क्रिमिनल्स को। सर, आपके उस ओथ टेकिंग के कुछ दिन के बाद लारेब का कत्ल हो गया और इसी दौरान में जब इसकी तदफीन हो रही थी तो सईदाबाद में एक नौजवान को डकैती मुज़ाहमत के ऊपर कत्ल कर दिया गया है। इसके अलावा कौन सा कराची का ऐसा एक खित्ता है या कौन सा ऐसी कोई जगह है, कोई गली है जहाँ पर आपने किसी ऐसे वाक़े की आवाज़ ना सुनी हो? तो आप या तो तय कर लीजिए कि हमें दरिंदों के हवाले कर दीजिए, या फिर आप तय कर लीजिए कि आपको साइट एंड शूट के ऑर्डर्स देकर, मुझे मालूम है शायद मैं मैं एक ऐसी बात कर रही हूँ जिसमें बहुत सारे जो कानूनदान है वो ये कहेंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ, लेकिन फिर मुझे बताइए वो कानून कहाँ है कि जो कि हमें प्रोटेक्ट करे? अगर मामला यहाँ तक पहुँच गया तो साइट एंड शूट, मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आला सिंध साहब, ये हाथ जुड़े आपके आगे मेरे, खुदा के लिए साइट एंड शूट के ऑर्डर दे दीजिए सर। ये अब ये ट्रायल के, ये दरिंदे, ये दहशतगर्द, ये नहीं अब इस काबिल कि इनके लिए कोई ट्रायल हो, इनके लिए कोई कानूनी कोई इस तरह का कोई प्रोसेस हो और ये फिर उस प्रोसेस के तहत बाहर आएँ और फिर कल किसी लारेब को ये इसी तरीके से शहीद कर दें। अब इस घर के अंदर क्या मातम कदा हो रहा है, ये इस वक्त मैं आपको सिर्फ छोटी सी मिसाल देती हूँ। ये लोग अपने कब्रिस्तान में गए हुए थे आखिरी तदफीन के लिए, जो उसके मराहिल होते हैं। इस दौरान में मैं गाड़ी में बाहर बैठी हुई थी, घर की औरतें घर में थीं और घर में से औरतों के रोने की आवाज़ आ रही थी। आपको अंदाज़ा है कि ये चीखें सिर्फ इस घर से नहीं आ रही हैं, आपको कराची के हर दूसरी गली के अंदर से आपको ये चीखें सुनाई देंगी। तो अब हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये लारेब के घर की हालत क्या है और उसके जाने के बाद इन लोगों की क्या हालत है, और फिर सोच लीजिएगा कि पाकिस्तान का जो एसेट गया, पाकिस्तान की क्या हालत होगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी कम ऐसी लड़कियां देखी हैं कि जिनमें ऐसे मौके के ऊपर इतना बड़ा हौसला हो जैसा कि लारेब की इस छोटी बहन के अंदर है। इस बच्ची ने, मैं अंदर बैठी हुई थी, इनकी वालदा से ताज़ियत कर रही थी, मैं उनसे इंटरव्यू लेने के लिए गई, लेकिन उनके बेटे ने कहा, क्योंकि जाहिर है कि क्या सदमा गुजरा है ये एक माँ ही समझ सकती है, उस खातून की हालत ऐसी नहीं थी कि वो मतलब वो ट्रॉमेटाइज हो रही थी।
और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि वो ट्रॉमाटाइज हो मेरे सवालों से, इसलिए मैंने उनसे बात करने का, सच्ची बात है कि मेरे में भी हौसला नहीं है, मैं क्या उनके ऊपर बात डालूं, मेरे में भी हौसला नहीं था कि मैं एक माँ से क्या बात करूं। इस दौरान में इस लड़की ने कहा, शेरों की तरह, जैसे कहते हैं ना शेर जिगरा रखने के, ऐसी हालत में इसने कहा मैं बात करूंगी, मुझे बात करनी है और मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरे भाई के साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। सबसे पहले तो नहीं है मेरे पास अल्फाज, नुकसान जो आपका हुआ ना, कोई कहेगा ना कि सब्र करो, वक्त हल्का कर देगा, कुछ हल्का नहीं करेगा। मैं आपको कह रही हूँ, मैं इस तजर्बे से गुजर चुकी हूँ, इस वजह से मुझे पता है। अब मुझे बताओ कि तुम मुझे बताना क्या चाहती थी, बहुत अहम पॉइंट तुमने मुझे बताया था। मुझे यहाँ सेफ्टी चाहिए, ताकि यहाँ जो हादसा हमने देखा है ना, जिस सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं, वो कोई और फैमिली नहीं फेस करे, क्योंकि एक भाई के बगैर रहना, एक एक लम्हा गुजारना बहुत मुश्किल होता है। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं इस चीज़ को फेस कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती यहाँ पे कोई और, यहाँ हमारी सोसाइटी में या कहीं पर भी कोई और ये फेस करे। मेरा ना इस बात पे यकीन है कि दुनिया में ना पत्ता भी हिलता है ना तो खुदा के हुक्म से हिलता है, तो सब वो ठीक कर देगा। सही है, तो मुझे यहाँ सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, यहाँ पे मुझे रेंजर्स चाहिए, ताकि यहाँ सेफ्टी हो, ताकि जब हम घर से बाहर जाएं। मैं गलती पे नहीं हूँ, ये है सोसाइटी। यस, ये सोसाइटी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सोसाइटी किसे कहते हैं। आप कभी भी किसी सोसाइटी की अगर आप डेफिनेशन पढ़ें, सबसे पहले क्या होता है कि बाउंड्री वॉल बहुत ज़रूरी होती है। बाउंड्री वॉल क्या होता है, ये आपकी एक सिक्योरिटी की एक ढाल होती है, ये एक वॉल होती है जो सिक्योरिटी की ढाल होती है। हम लोग बिलावल हाउस की अगर बात करते हैं तो वो दीवार जो है वो भी तो उनकी सिक्योरिटी के लिए रहा है। तो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अगर उनकी ज़िंदगी इतनी अहम हो सकती है कि पूरी सड़क को आप बाउंड्री वॉल बना सकते हैं, तो ये तो फिर भी एक बाउंड्री वॉल इसमें दरकार है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर बाउंड्री वॉल यहाँ पर नहीं थी, और इस दौरान में मैंने ये सुना है कि जिस वक्त उसकी तदफीन हो रही थी, इस दौरान में आपके टेंट वगैरह भी कोई चोर उठा के ले गया था। कल रात ये हादसा कल रात हुआ है। यहाँ से कालीन गायब हुई हैं, यहाँ से टेंट जिस लोहे की रॉड पे वो फिक्स किए जाते हैं, वो सारी पहले यहाँ आए हैं, यहाँ पे राउंड लगाए हैं, उन्होंने चेकिंग की है। उसके बाद यहाँ से आए, जब जैसे घर वाले अंदर गए ना, यहाँ आए हैं और उन्होंने अपनी कार्रवाई की और लेके चले गए। आप क्या कहेंगी? मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि आपके इधर ये वाकया हो रहा है, जो है डीआईजी वगैरह सब आई हुई है, हाई ऑफिशियल्स आई हुई हैं, और इसी दौरान में सुना है कि साथ वाली जगह भी ये इसी तरह एक और डकैती हो गई। जी बिल्कुल, यहाँ पे यही है। यहाँ तो ये समझ लें प्रॉपर है। यहाँ तो इस तरीके से आते हैं जैसे कि घर के बंदे आके सब सामान उठा के ले जाते हैं। एक बार नहीं, कितनी बार यहाँ पे ये सीन हो चुके हैं। हमारा बच्चा गया, किसी का कुछ नहीं गया, नुकसान हमारा हुआ है, हमारा बच्चा चला गया। अब ये देखें कि यहाँ पे उसकी ज़ियारत उसके लिए बैठे थे, आप यहाँ से भी सामान उठा के ले गए। ये कौन सा तरीका? ये तो कोई इंसानियत ही नहीं है कि एक तो इंसान वैसे मजबूर है, ऊपर से आप इस तरह से मजबूर करें, तो यहाँ की सिक्योरिटी क्या कर रही है? हमें देखकर यहाँ पर रेंजर्स वाले आ जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं। जब तक कि हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ से हिलते हैं अंदर आगे पीछे हुए, वो लोग यहाँ से चले गए, तो कोई है ही नहीं ना। फिर अगर अब ये हमारे साथ हुआ, कोई दूसरा भी ऐसा आता है, किसी दूसरे साथ भी होता है, तो उसका कौन जिम्मेदार है यहाँ पर? लिहाजा ये एक गवर्नमेंट सोसाइटी है, तो गवर्नमेंट सोसाइटी का तरीका ये होता है, आप अगर कहीं आपने गोट स्कीम ली है, उसके चारों बाउंड्री वाल पहले करते हैं, उसके बाद वहाँ पे प्लाटिंग की जाती है। बट ये कलेक्ट करने आए हैं ना, तो वहाँ पर ना एक पॉइंट उठाया उन्होंने। जब हमारी मम्मा ने कुछ बात कही तो उन्होंने कहा यहाँ पे खड्डे हैं, इसलिए हम आ नहीं सके। ले लो, मुझे ये बताएं, जब हादसा हो गया, सब हो गया, उसके बाद भी तो क्या गाड़ी आई है ना? गाड़ी आई है ना, तो क्या उस वक्त नहीं आ सकती? यहाँ रोड बनवाएं। अगर यही है ना उनका एक ये पॉइंट उन्होंने उठाया कि हम इस वजह से नहीं आ सकते, तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। यहाँ रोड बनवाना, यहाँ आना, यहाँ देखना, यहाँ चेकिंग करना, यहाँ सिक्योरिटी और सेफ्टी देना, ये उनका काम है। ये तो उसके बगैर तो सोसाइटी नहीं बन सकती। नहीं है। सबसे मेन चीज़ है कि बाउंड्री वाल, यहाँ इतनी सेफ्टी होनी चाहिए कि यहाँ जब कोई माँ, कोई बहन, कोई आंख बंद करके सोए ना, तो उसे सुकून हो कि उसकी फैमिली है ना, वो यहाँ सेफ है। जो बाप होते हैं ना, वो सेफ है, उन्हें सुकून हो। उन्हें ये नहीं हो कि मेरे घर से बाहर जाऊँगा ना, तो रात को आऊँगा तो मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी फैमिली घर पर होगी या नहीं होगी। उन्हें ये डर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इतनी सेफ्टी दें ताकि किसी और लारेब को ना खोना पड़े। नहीं, किसी और लारेब को कोई भी नहीं खोए, कोई बाप अपना बेटा नहीं खोए, कोई बहन अपने भाई को नहीं खोए, कोई माँ अपना बेटा नहीं खोए। तुम्हें पता है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी एक ताकत दी है। मैं तुम्हें अपने तजर्बे की बिना पे बता रही हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम महनूर। आपको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी एक ताकत दी है। अगर आपकी जगह पे कोई और होता ना, लड़की बेहोश हो जाती। अपने भाई का तस्करा और इस तरह की कि उसके बाद आफ्टर इफेक्ट किसी और के साथ ऐसा ना हो। हौसले की बात है महनूर। मेरे पापा ने मुझे मजबूत बनाया है। वो मुझे कहते हैं कि मैं बेटी नहीं, मैं बेटा हूँ।
मेरे पापा ने, बेटे से ज़्यादा ताकतवर हो। मुझे मेरे पापा ने बनाया है और मैं ना आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ इतनी दूर तक जानी चाहिए ताकि यहाँ पे ये काम हो और यहाँ पे दोबारा ऐसा कोई हादसा नहीं हो, यहाँ पर या किसी भी सोसाइटी में नहीं हो, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट जो बनाई जाती है ना, ये हमारे लिए ही बनाई जाती है। हम लोग खुद बनाते हैं तो फिर इनका जिम्मेदारी है ना, इनका फ़र्ज़ है कि वो अपना फ़र्ज़ पूरा करें। अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखना, तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है। मेरे पापा के साथ हाँ। वो कहते हैं ना कि उनका एक बाजू ख़त्म हो गया था, नहीं अगर हुआ है ना तो 3 बाजू उनके बना दिए, 2 को और बना दिया है। हम हैं उनके साथ, वो कभी अलग है ही नहीं। और रही बात मेरे भाई की, तो वो शहीद हुआ है और शहीद मरा नहीं करते, शहीद ज़िंदा रहते हैं, वो हमेशा है हमारे साथ, वो ज़िंदा रहेंगे। और वो तो जन्नती है ना, कहते हैं कि जिसकी 7 सित्ते बने ना वो जन्नती होता है। तो मेरे भाई के लिए तो मस्जिद ही भर गई थी पूरी की पूरी, तो देखे ना वो जन्नती है, वो है। मैं सेफ्टी चाहिए। आई एम सो इम्प्रेस्ड। लोग मुझे कहते हैं कि आप में बड़ा हौसला है, मैं कहती हूँ कि मेरा हौसला कुछ भी नहीं है बेटा तुम्हारे सामने। माँ जी मुझे पता है आपके लिए बहुत एक मुश्किल वक्त है, मुझे पता है कि आपके लिए मेरा कोई भी सवाल आपसे ऐसा नहीं होगा। मुझे सिर्फ आप ये, मैं नहीं मालूम करूँगी कि किस तरह क्या हुआ, कैसा था वो, मुझे नहीं मालूम करना, मुझे पता चल गया। मुझे सिर्फ ये बताएं आप चाहती क्या हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ बेटी मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरा लाल समझे, इंसाफ चाहिए मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मेरा बेटा करे ना, उन दुश्मनों को पकड़ के उनको भी सरेआम इसी जगह में करे, समझे। मैं पुलिस की जितने भी आला ऑफिसर्स हैं, मैं उनको बबांगे दोहल ये आज कहती हूँ। मैं आपको मान जाऊंगी सर कि अगर आप इनके जो इस दरिंदे जो ये जिन्होंने लारेब का इस तरह कत्ल किया और इसके अलावा जितने भी लारेब 35 सिर्फ 2 महीने 5 दिन के अंदर इस शहर कायद के अंदर इस तरीके से डकैती मुजाहिमत पे जिनको शहीद किया गया है, मैं उनको शहीद ही कहूँगी क्योंकि वो रिस्क हलाल के लिए बाहर निकले थे या अपनी पढ़ाई के लिए बाहर निकले थे। अगर आप उनको चुन चुन के पकड़ के ना उनको कैफरे किरदार तक अगर पहुँचा देना तो सर उस वक्त फिर मैं भी आपको सलूट करूंगी, वरना मेरा ये प्रोग्राम तो चलता रहेगा। मैं इस तरह आपको हत्वे तनकीद बनाती रहूंगी और मैं दिखाती रहूंगी आपको आईना। बच्चे के कातिल को पकड़ा गया तो हम दोनों हाथ से सलूट करेंगे, हम उन्हें सलाम कर पेश करते हैं। अगर वो करते हैं तो, अगर वो नहीं करते हैं, अपनी कामयाबी नहीं सर अंजाम देते हैं, तो फिर हमारे लिए वो बिल्कुल बेकार हैं, बिल्कुल बेकार है। क्योंकि हमारे लिए हमारा बच्चा चला गया, हमारे घर का चिराग उजड़ गया, उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। माँ जी ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें कि कल आपको पता चलता है कि उनको पकड़ के उनको वही सलूक किया गया जिसके वो मुस्तहिक थे, कोई ट्रायल वगैरह नहीं, उनको वासले जहन्नुम अगर कर दिया जाए तो थोड़ा से सीने के अंदर थोड़ी ठंड पड़ेगी, सुकून मिलेगा। सुकून मिलेगा मिलेगा बेटी, मिल जाएगा पूरा नहीं मिलेगा मगर कुछ मिलेगा। सिर्फ इतना पता चलेगा कि हमारे बच्चे के कातिल पकड़े गए, सुकून मिलेगा हमें। अगर उन्हें उनके मंजर आम तक पहुंचाया जाएगा तो हमें सुकून मिलेगा। माइयों के लाल उनको अल्लाह ईमान देवे, समझे। कोई माइयों के लाल है, जैसे मेरा पोता गया है इस तरीके से ना जाए, ये उसका चाचा है। मैं अभी इनसे भी बात करती हूँ। आपने देखा उस लड़की को, उस 9 उम्र बच्ची को जो उसकी छोटी बहन थी लारेब की, और वो उसका हौसला देखा, और अभी भी वो क्या कह रही है कि इंसाफ तो चाहिए लेकिन उससे पहले मुझे बाकी जो लारेब है ना उनकी सिक्योरिटी चाहिए अपने समेत। आपका शहरी अगर हुकूमत वक्त से और पुलिस से ये कह देना कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मैं अपने घर के अंदर सो रही हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी आंख खुलेगी तो मैं बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर के अंदर मौजूद होंगी। मेरा भाई अगर बाहर निकलेगा तो वो वापस आ जाएगा। मुझे इस चीज़ की गारंटी कोई दे दे। आप वो गारंटी जब आपसे मांग रहे हैं ना तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब ये कि अभी तक आप कुली तौर पर नाकाम रहे। मुझे माफ़ कर दीजिएगा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, आपने आते के साथ ही इस हवाले से जिस तरह एक्शन लिया था, लग रहा था कि आप कोई बहुत सीरियस किस्म के इकदाम करेंगे। इन सीरियस इकदाम का क्या कलई खुलती है, वो ये कलई खुलती है कि लारेब को जिस तरीके से यहाँ पे शहीद किया गया वो तो किया गया, उस दौरान में जब उसकी तदफीन हो रही है तो ये इतने धड़ल्ले से इस जगह के ऊपर आप सोच लीजिए कि किस तरह की अमनो अमान की हालत होगी कि यहाँ से टेंट और ये दरिया जो थी वो तक चुरा के लेके जाएगी। जब हाई ऑफिशियल्स यहाँ पर इस घर में आए हुए थे उस दौरान में जिस वक्त वो यहाँ पर बैठे हुए थे अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ, तो साथ वाले घर के अंदर 2 लाख की डकैती हो गई, 3 लाख रुपए की डकैती हो गई। आप किस कानून की बात कर रहे हैं? आपने किस शहर को बना के दिया? आप जरा सोचिए तो सही, आप चचाएं उसके। मैं
मैंने जिस तरह उसकी बहन से कहा, मैंने जैसे उसकी दादी से कहा, मैं आपसे भी कहती हूँ कि कोई भी अगर आपसे कहेगा ना कि हौसला करो, मुझे पता है कोई दुनिया की किसी भी डिक्शनरी के अंदर सर कोई वो अल्फाज नहीं है कि जो आपका हौसला आपको दे देंगे और आपका दुख ख़त्म हो जाएगा। ये दुख आपके साथ अब ये लाइफ टाइम चलेगा, लेकिन अगले के साथ ऐसा ना हो। तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि सूरत हाल इस इलाके की क्या है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हर घर के अंदर इलाके की सूरत हाल ये है कि तुम अगर घर से निकलोगे ना तो भी तुम्हारे दिल में खौफ होगा कि कहीं रोड पे कोई खड़ा तो नहीं है। जब तुम सुबह घर से जा रहे हो काम पे तो भी तुम्हारी ये कंडीशन होगी, और शाम को जिस टाइम तुम अपने इस एरिया में दाखिल होगे तो भी तुम्हारी ये कंडीशन होगी कि कोई खड़ा तो नहीं है, कोई आ तो नहीं गया। समझे? जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में तुम सुकून से घर से नहीं निकल सकते, सुकून से घर पे आ नहीं सकते, वो सोसाइटी किस चीज़ की है? आपका कोई यहाँ पर डकैतियों का कोई टाइम है या सुना है कि ये तो 24 घंटे चलता है? कोई टाइम नहीं है, जिस टाइम जिसका वारा जहाँ चढ़ जाए। इस गली में पुलिस खड़ी है, अगली गली में, समझा? एक जमाना होता था, कहीं ना कहीं है, एक ज़माना होता था कि अगर किसी जगह पे डकैती होती थी ना तो कम से कम ये कहते थे कि चलो अभी ये हो गई है, अभी जिस तरह पुलिस वगैरह आ रही है, यहाँ पर गश्त हो रहा है, तो यकीनन 1 साल तक यहाँ पर कोई दूसरी डकैती नहीं होगी। आप सोच लीजिए, मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ ना, आप सोच लीजिए कि आप कितने कमज़ोर पड़ गई हैं इन मुट्ठी भर इन डकैतों के हाथों, जो गोली चलाते वक्त ये नहीं देख रहे कि वो किसका नुकसान कर रहे हैं। वो सिर्फ एक नुकसान, इस दफ़ा तो जो नुकसान हुआ है वो तो पूरे पाकिस्तान का हो गया सर। ये बहुत कोई होनहार बच्चा था, ये कोई ऐसा मामूली बच्चा नहीं था कि जिसकी सिर्फ तदफीन के ऊपर हम लोग आंसू बहाए और चले जाएं। इस पर तो मातम इस वजह से भी बनता है कि आपको पता है कि ये बच्चा कौन सी किताब लिख रहा था, पाकिस्तान का फ्यूचर था पाकिस्तान का। कितना होनहार बच्चा होगा कि 9 उम्री में उस लड़के ने बेसिक अकाउंटेंसी की जो किताब थी वो उसने लिखी। 6 तारीख को उस किताब की रूनमाई होनी थी। आज ये मुझे बताइए कि इससे बड़ा कोई मातम का और कोई मकाम हो सकता है इस पूरे शहर के लिए, इस पूरे शहर की इस अमन अमान की सूरत हाल के लिए इससे बड़ा कोई मातम का मकाम हो सकता है? तो बता दीजिए मुझे। फिलवक्त मैं छोटी सी एक ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, बाकी मैं लोगों से भी आपकी बात कराती हूँ। मैं ज़रा दिखाती हूँ आपको कि आपके लोग किस कदर गैर महफूज हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में खुशामदीद। मैं हौसले के साथ अब एक ऐसे बाप से बात करने वाली हूँ कि जिसने अभी सिर्फ कुछ वक्त पहले अपने एक जवां साल नागहानी एक मौत के शिकार होने वाले अपने बेटे लारेब का जनाजा उठाया है। और मेरे में हौसला नहीं है कि मैं एक ऐसे बाप से बात करूं, लेकिन चूँकि वो ज़रूरी है बात करना कि आगे क्या करना है। सर, मैं आपके घर की ख़वातीन से भी ये बात कह चुकी हूँ, मैं आपसे भी कह रही हूँ कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है सर। मुझे मालूम है कि मेरे कोई भी अल्फाज आपको तसल्ली नहीं दे सकते और आपका गम गलत नहीं कर सकते। मुझे सिर्फ ये बताइए सर कि लारेब के साथ हो गया, अभी आप चाहते क्या हैं? आपको इस वक्त उसकी शहादत के बाद, मैं उसको शहादत ही कहूँगी, क्या आप चाहते हैं सर? आपकी सबसे बड़ी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड तो कुछ भी नहीं है। मेरी डिमांड क्या हो सकती है? मेरी डिमांड तो यही है सबसे बड़ी कि वो जो कातिल है वो पकड़े जाए। कातिल पकड़ने के बाद उनको इसी जगह पर उनको गोलियां मारी जाए, ताकि उनको पता चले कि किसी के बच्चे को कैसे कत्ल किया जाता है, और उसकी वजह से फिर लोगों को इबरत हो कि दूसरे लोगों को भी कि किसी के मासूम बच्चे की जान लेते हुए वो सोचें कि किसी के घर का चिराग उजाड़ रहे हैं। उन्हें क्या पता कि सामने वाला शख्स कौन है, कि जिसको आप मार रहे हो वो घर का एक कफील है, अकेला बाप है या अकेला बेटा है, या अगर वो बेटा है तो उसके घर में क्या वैल्यू है, वो किस पोजीशन का आदमी है, पता तो हो।
इधर तो ना मारने वाले को पता कि मैं क्यों मार रहा हूँ, ना मरने वाले को पता मैं क्यों मार रहा हूँ। वो मेरा बेटा खाली बेटा नहीं था, वो तो बहुत बड़ा आदमी था। उसका तो आज उसकी किताब की रोनुमाई थी भाई, अकाउंटेंट पे उसने कोई किताब लिखी थी। सर ये तो सब्जेक्ट ही इतना मुश्किल होता है कि इसके ऊपर तो किताबें ढूंढी जा रही होती हैं। उस बच्चे ने वो किताब लिख दी और उसकी रोनुमाई होने वाली थी। आप सोचिए कि ये सिर्फ आपका नहीं, पूरे पाकिस्तान का एक तरीके से नुकसान हुआ। जान मुझे वो एक हफ़्ता पहले मुझे जब वो बुक उसने डाकखाने के ज़रिए अरसाल किया, पता नहीं दे कर आया, मुझे इतना याद नहीं है अब। तो मैंने उसे कहा कि बेटा, मुझे मोबाइल पे पेज दिखा रहा था कि पापा ये मैंने उसका पेज तैयार किया, फ्रंट पेज, तो ये उस पर मैं पेन लगाऊंगा। तो मैंने कहा बेटा जब तूने बुक पहुंचा दी तो ये भी पहुंचा दे। कि नहीं पापा ये सीक्रेट है, ये उस दिन मैं लेके जाऊंगा जिस दिन जो है वो रोनुमाई होगी मेरी किताब की, तो मैं उस दिन लेके जाऊंगा। अभी 2 रोज़ पहले मुझे कहने लगा पापा मैं सुबह जल्दी जाऊंगा और मुझे वापस आने में देर हो जाएगी। मैंने कहा क्यों बेटा? कहने का पापा दूसरे ममालिक से भी स्टूडेंट्स वगैरह आ रहे हैं, असातिज़ा वगैरह आ रहे हैं, तो 11 बजे तो उनकी फ़्लाइट होगी, उनको हम यूनिवर्सिटी की तरफ से जाएंगे तो उनको लेकर आएंगे। उसके बाद जो है अपना मेरी आधे घंटे की स्पीच होगी, उसके बाद वो प्रिंटर वगैरह सब साथ अपना लेकर आएंगे, तो ये प्रिंट करके फिर वो उस बुक के ऊपर लगाएंगे। तो मैंने कहा बेटा जिस चैनल से आ रहा हो ना तो मुझे बताना, मैं अपने उस चैनल से बैठकर देखूंगा अपने बच्चे को। मुझे क्या पता था 2 दिन पहले उसकी किताब की तो कोई बात नहीं होगी और उसकी मौत की खबर चलेगी, और अब उसका ना तो हमारे पास कोई डेटा है, मोबाइल उसका वो छिन गया, मोबाइल में उसका लोगो था, हमें ना तो इल्म है उसका, क्योंकि वो बच्चा सारी बातें हमसे करता नहीं था, वो हमें बस खुशखबरी सुनाता था कि पापा ये काम ऐसे हो गया, मैंने कर लिया। हर बात को सीक्रेट रख के वो देता था, सरप्राइज़ देता था हमें कि पापा ये काम मैंने ऐसे कर दिया। मैं देखता था हैं ये कर दिया तूने क्या? तो बस अब क्या कह सकते हैं, अब मेरे पास उसके लिए अल्फाज तो कोई है नहीं। अब बस एक ख्वाहिश ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो भी सरबराहान हैं उसके जो भी मामलात हैं उसको करके उसके नाम से उसको शाया कर दें। मेरे बाप के लिए एक यही बहुत बड़ी बात होगी। अब वो तो इस दुनिया में नहीं है, ना उसको कोई ला सकता, लेकिन बस ये एक खुशी होगी कि कम से कम उसकी जो ख्वाहिश थी ज़िंदगी में नहीं तो कम से कम ज़िंदा है, वो शहीद ज़िंदा है, तो कम से कम ऊपर से देख रहा होगा कि मेरा नाम जो मैंने काम किया कम से कम वो लोगों के काम आ रहा है। मुझे बोला था पापा ये जो मैंने लिखा है ना, लोग परेशान होते हैं इसको पढ़ने के लिए, टीचरों की तरले मिन्नतें कर रहे होते हैं। मैंने इसके अंदर वो पॉइंट इसके अंदर लिखे हैं कि लोग जो है ना बच्चे, अब उसको टीचरों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जो समझदार बच्चे होंगे वो इनसे ही पॉइंट ऑफ व्यू लेके अपने मसाइल को हल करेंगे। मुझे क्या पता था वो छोटा आदमी नहीं था, वो एक आम शेर वो एक बहुत बड़ा आदमी था। सर हौसला कीजिए सर, अभी आपको बहुत हौसला करना है, अभी आपको बहुत हौसला करना है। मैं आपसे ये कहूँगी कि थोड़ा सा हौसला कीजिए सर। वो एक बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन जालिमों ने उसको 1 मिनट में ढेर बना दिया। जिस चेहरे पे मैंने कभी मट्टी नहीं लगने दी उस चेहरे को लहूलुहान कर दिया, उस चेहरे को लहूलुहान कर दिया। बस आपकी छोटी बहन के साथ मंगनी हुई थी लारेब की, मैं आपके साथ भी ताज़ियत ही कर सकती हूँ। मुझे ये बताइए कि एक बाप ने तो कहा है कि कम से कम एक तो इंसाफ वाकई में ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई ऐसा इंसाफ अगर आपके पास है कि जहाँ पर वो जो बदबख्त हैं उनको अगर आप सिर्फ पकड़ के अगर उनको जेल यात्रा आप सिर्फ करवा देंगे और बाद में वो फिर बाहर आ जाएंगे, तो भाई फिर उनके ऊपर हाथ ना डालें। फिर मैं ये कहूँगी कि फिर तो आप एक मजाक ही कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा कानून बन सकता है या कोई ऐसा कानून हो सकता है, या अगर आप वाकई में समझते हैं कि इसका ऐसा इंसाफ किया जा सकता है कि जिस जगह पर लारेब को उन बदबख्तों ने मारा उसी तरीके से उसी जगह पर उनका इनकाउंटर अगर हो जाता है, तो हो सकता है कि इन लोगों को थोड़ी सी वो, हाँ मुझे पता है इनकाउंटर ये जो एक ख़ास किस्म की टर्म है, ये कहा जाता है कि बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन हमारे कराची वालों के पास अब सोच समझने के लिए आपने कुछ छोड़ा है, कोई ऐसा जवाब छोड़ा है? अगर आपने कोई जवाब ऐसा छोड़ा होता तो शायद मैं भी ज़रा थोड़ा सा पाबंद हो जाती, लेकिन नहीं। इनको तसल्ली उस वक्त मिलेगी बकौल इन लोगों के, ये इनके अल्फाज हैं, इनकी दादी के अल्फाज हैं, इनकी बहनों के अल्फाज हैं, इनके घर की ख़वातीन के अल्फाज हैं, बाप के अल्फाज हैं कि उस जगह पर जाकर मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि मेरे बेटे को जिस तरह मारा है उसी तरीके से उन कातिलों को सज़ा नहीं मिल जाती। तो अगर आपने उनको पकड़ के उसको
इस तरह का ट्रायल करना है कि कुछ दिन के बाद हमें फिर वो सड़कों पे दंदराते हुए नजर आएंगे और फिर उनको पकड़ने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये मजाक मत कीजिएगा। आपकी बहन के साथ ज़ाहिर है कि मंगनी हो चुकी थी, जनवरी में, अगली जनवरी को शादी थी। एक इंतहाई होनहार आपने अपनी बहन के लिए एक लड़के का इंतखाब किया, लारेब का, जिसको इसी शहर कायद में आपकी बिल्कुल घर की दहली से थोड़ी दूर उसको इस तरीके से शहीद कर दिया गया। इंतहाई काबिल। क्या कहेंगे अब आपको क्या चाहिए? किसका इंसाफ किस तरह का आपको चाहिए? लारिब से बहन की मंगने के अलावा भी हम लोग आपस में फैमिली टर्म्स हैं, रिश्तेदार हैं। लारिब माशाल्लाह बहुत होनहार बच्चा था, नमाजी परहेज़ी मतलब 6 साल से इत्तिकाफ़ में बैठ रहा था, अपने घर का फरमाबरदार। सबसे बड़ी बात खुश अखलाक लड़का था वो, बहुत सबकी रिस्पेक्ट करता था। दोनों ने बेचारों ने बहुत ख्वाब सपने सजाए थे, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी। इनके घर में भी शादी की तैयारी चल रही थी, हमारे घर में भी शादी की तैयारी चल रही थी। बैठकर हम लोगों ने डिसाइड किया था इंशाल्लाह इसके एंड में 2024 के जनवरी में 2025 में शादी तय हो जाएगी। सारे मामलात हो गए थे, अचानक से ये हादसा हो गया, कुछ नहीं किया। अब हमारी डिमांड यही है, हम क्या कर सकते हैं? जो इस इदारे को पाकिस्तान को चलाने वाले लोग हैं, जो इदारे हैं, वो तो काम कर नहीं रहे। आप यहाँ देखें हर गली कोने पे जो हमारे पुलिस, जो हमारे मुहाफिज है, जिनको हम अपने टैक्सों से पालते हैं, एक एक पुलिस पे हमारा लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है। वो हमें बदले में क्या दे रहे हैं? 50-100 रुपये हर गली के कोने पे अपना ज़मीर बेच रहे होते हैं वो लोग। उनका मेयार ये, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? बस हमारा फ़ैसला अल्लाह की बारगाह में दिया हुआ है, अल्लाह ही बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। बाकी मैं ये कहूँगा, अगर जिस दिन हमारे जो आला हुक्काम है, जो प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं, इनके 2-4 बच्चे मरे ना, फिर इनको गरीब के दिल का दर्द का पता चलेगा। जो ये 2-2 गाड़ियाँ वीगो की आगे पीछे लेके घूम रहे होते हैं, अपने बाप की प्रोटोकॉल की, हमारे टैक्सों पे पलते हैं। हम लोग जो एक चीज़ भी खरीदते ना, उस पर टैक्स देते हैं, सारी अय्याशियाँ उसी चीज़ की है। जिस दिन इनके घर के बच्चे मरेंगे ना, शायद इनको एहसास हो जाए, वरना इन लोगों के आगे कहना बेकार है। बेहिस लोग हैं, बेज़मीर लोग। इसी महीने में जनवरी से लेकर अब तक 33 बच्चे मर गए। कोई 35 सर 35। जिस दिन लारिब का इंतकाल वो शहीद किया गया था, उसको उस दिन 33 की तादाद थी। उसके बाद 2 दिन और मर गए। यानी कि इनको ना कोई अकल आनी है, ना कोई समझ आनी है, ना कोई। पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा, या हमारे पैसों पे अय्याशियाँ करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा। और हम लोग रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, एक दिन चुप हो जाएंगे। अल्लाह के ऊपर अपना फ़ैसला छोड़ देंगे। अल्लाह बेशक अदल इंसाफ करने वाला है। बाकी यहाँ के इदारों से कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ के जो हुक्मरान हैं, ये आपस में नूरा कुश्ती खेलते रहेंगे। इक़्तिदार की जंग ऐसी चलती रहेगी, एक दूसरे में बंदरबाट चलती रहेगी, करप्शन चलती रहेगी। यही पाकिस्तान में होता रहेगा। 75 साल से यही चल रहा है। और इस मुल्क के जो मुहाफ़िज़ है, वही इसको बेच रहे हैं। एक आम बंदा नहीं बेच रहा। जो मुल्क को चलाने वाले हो, जो आला हुक्काम है, उन लोग आपस में बंदर बाट बैठी है, इस दफ़ा तू खा, इस दफ़ा हम खा दें। हम गरीब के बच्चे मरते रहेंगे। यही आप प्लीज़, मैं आपसे बात करना चाहूँगी प्रोग्राम का, चूँकि वक्त महदूद है। घर की ख़वातीन की हालत इंतहा, मैंने ख़ास तौर पे इनकी वालदा की हालत देखी है। मेरी हिम्मत नहीं हो सकी, मैं क्या ये बात करूँ कि उनको ट्रामाटाइज होने से बचाने के लिए मेरे सवाल से अगर वो ट्रामाटाइज हो जाती तो मुझे ये बताना। मैं सच्ची बात है कि मेरे भी हौसला नहीं था एक माँ से बात करने का। बाप से तो फिर भी मैंने बात कर ली। अब आप मुझे बताइएगा कि लारेब चला गया, आप अपने आप को अपने बच्चों समेत इस जगह पे महफूज समझ रहे? सर बताइएगा। यहाँ पे रहने वाला कोई, जितने भी बंदे हैं ना, वो अपने आप को गैर महफूज यानी कि समझते हैं। हर आधे घंटे के बाद तो यहाँ पे कोई ना कोई हो जाता है मसला। अब जैसे हम रात को यहाँ पे ताज़ियत करके दफना के आए हैं, ताज़ियत करने के लिए लोग बाग आए, आपके अलावा भी दूसरे चैनल वाले आए। काफ़ी देर तक, हमें 2-2:30 बजे तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहे। फिर हमारे रिश्तेदार बहुत से यहाँ पे सो भी रहे थे, वो ऊपर चले गए डर की वजह से, खौफ की वजह से। 4 गाड़ियाँ आई हैं, वो कभी यहाँ से आती हैं, कभी इधर से आती हैं। अब उन्होंने तो देखा, दरवाज़ा बजाया, वो लोग बेचारे डर खौफ के हमारे ऊपर चले गए। हाँ, फिर ये मेरे भाई ऊपर सो रहे थे हमारे साथ, इन्होंने बेचैनी सी हुई, इन्होंने जाके देखूँ तो सही नीचे बंदे सो रहे थे, क्या हुआ है। दरवाज़ा खोल के देखा, ये टेंट पूरा नीचे गिरा हुआ। इस बांस के ज़रिए जो है ना, जगह पे ये लोहे के वो लगे हुए पोल, ये खोले उन्होंने। 4-5 दरियाँ उठाई हैं, कालीन रखे हुए थे, 1-2 4-5 वो भी साथ ले गए अपने। तो यहाँ पे क्या है, उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे जो ना एक मौत हुई है, ये ताज़ियत का घर है, तो कम से कम बंदे को। सर मैं उनको बार बार ना, उनके लिए मैं डकैतों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती। अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती, मैं कहती हूँ दरिंदे। जिस तरह दरिंदों को इस चीज़ का एहसास नहीं होता, इंसान होते हैं तो थोड़ा सा एहसास होता है कि तदफीन का घर है। इंसानियत तो सेफ नहीं है ना। कम से कम बंदा ये सोच ले कि हमें अशरफुल मखलूक़ात उस रब ने बना के भेजा है, तो हम इंसान की जो है ना केयर करें, उसकी कदर करें।
अगर नौकरियां नहीं है तो क्या इंसान को मारेगा? हारून भाई, आप मुझे ये बताइएगा, प्रोग्राम का चूँकि बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, मुझे एक तो ये बताइएगा कि हसन सरदार साहब जो हैं वो SSP कोरंगी हैं, यानी कि इस वक्त इनके डोमेन में आता है, और एक घर के बाद दूसरे घर के अंदर वारदात हो रही है। अब ये लारेब का जो केस हुआ है, तो $1 मिलियन का क्वेश्चन ये है कि इसका प्रोस्पेक्टिव जो है वो कितना ज़्यादा, इसमें श्योरिटी कौन देगा कि ये केस जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा? हर दूसरे गली के अंदर तो कोई ना कोई इस तरह का कोई वाकया हो रहा है, किस किस केस के ऊपर करेंगे? ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है अपनी उसकी काबिलियत की वजह से उस लड़के की। अब आप मुझे ये बताइए कि ये प्रोस्पेक्टिव, ये नैरेटिव और ये जो कि एक बन गया है पुलिस के लिए कि भाई अब आने के बाद ना ये कुछ दिन के बाद ये मामला होगा ठंडा होगा, तो फिर कौन से मुजरिम कौन से वो, फिर इनके लिए फिर क्या मतलब? ये फैमिली क्या सिर्फ और जो सिर्फ मातम ही करती रहेगी पूरी उम्र? मतलब कोई श्योरिटी देने वाला है कि इसका कोई निकलेगा हासिल हुसूल इस वाक़े का? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि उसकी वजह यह कि इससे कुछ दिन पहले भी एक 2 साल की बच्ची जो है ना वो डकैतों के हाथों के फायरिंग से इज्जत में आके मर जाती, जिसने भी कुछ देखा नहीं इसी इलाके में। इसके बाद जो है ये लारेब का मर्डर होता है। इसके बाद उसी दिन जो है दिन में एक मार्केट लूटी जाती है जिसमें 6-7 दुकानों को लूटते हैं। इसके बाद जो है बाग़े कुरंगी के अंदर 3-4 शहरी मुसलसल लूट जाते हैं। वारदातों का तसल्लुस जो है वो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो कोई भी कार्रवाइयाँ सिर्फ दिखावे की नज़र आती हैं, लेकिन हकीकत में जितने भी डकैत हैं उनको जो है अगर गिरफ़्तार करते भी हैं तो उनको मौजूद अदालतों से सज़ा दिलाने में अब तक नाकाम है। एडिशन IG कराची इस चीज़ का इतराफ़ कर चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि पूरे साल में गुज़श्ता जो साल गुजरा सिर्फ 3 मुजरिमों को सज़ा दिला सकें, यानी कि आप 15,000 से ज़्यादा जो है पूरे साल में गिरफ्तारी की है, सज़ा कितनों को? सिर्फ गिनती के 3 मुजरिमों को। जब 3 मुजरिम को सज़ा होगी तो क्या कराची शहर से डकैती की वारदातें कम हो सकेंगी? और इनके अच्छा दूसरी वजह यह कि इनके जो तर्जुमान रखे हुए हैं वो भी तो जो सिर्फ पुलिस की अच्छी कारकर्दगी रिपोर्ट बनाते हैं, लेकिन जो उनको दूसरी रिपोर्टें बनानी होती है वो नहीं बनाते। इनको अपने तर्जुमानों को भी तब्दील करना होगा। इसके बाद कराची पुलिस जो मुख्तलिफ हम थानों की बात करते हैं तो वो नफरी का कमी का रोना रोती हैं। तो ये बताएं कि RRF के अंदर 6 से 7 हज़ार की नफरी मौजूद है, SSU में जो है 6-7 हज़ार की नफरी मौजूद है। कराची के 3 हेडक्वार्टर, सऊदाबाद मलिर हेडक्वार्टर, वेस्ट का हेडक्वार्टर और गार्डन का हेडक्वार्टर, इन 3 गार्डनों में भी जो है 8 से 9 हज़ार की नफरी मौजूद है। अगर यही नफरी कम से कम 500 जो है तमाम थानों में मुंतकिल कर दी जाए तो वारदातों में जो कहीं हद तक कमी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ वहाँ पे बैठे हुए हेडक्वार्टरों में बैठ के सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा कि वहाँ की नफरी का रोना तो कमी का रोते। लेकिन ये जो इतनी बड़ी तादाद में नफरी जो वहाँ बैठी हुई है इमरजेंसी ड्यूटियों के लिए, वो क्या कर रहे हैं? उनको अगर थानों में क्यों नहीं भेजा जाता? इसका जो जवाब जो है ना कोई भी देने को तैयार नहीं है। जब तक इस तरह लारेब का एक कत्ल की बात करें तो ज़िला कुरंगी में तो रोज़ाना दर्जनों वारदातें हो रही हैं। 2 महीने 5 दिन में 35 कराची के अंदर सिर्फ कत्ल हुए हैं मुज़ाहमत पे। जी बिल्कुल, 35 अफराद सिर्फ 2 महीने इसमें हो चुके हैं। इसके अलावा जो है 20,000 से वो वारदातें हैं जो रिकॉर्ड हुई हैं। जो वारदातें रिकॉर्ड में नहीं आई हैं वो इससे कहीं गुना ज़्यादा है। पुलिस जो है उस तरह काम नहीं कर रही जिस तरह इनको काम करना चाहिए। जब तक पुलिस के जो है आला अफसरान या नीचे के SHO तबकेयान जब तक अपनी ड्यूटी कम से कम 100% नहीं 50% ही ईमानदारी से सर अंजाम नहीं देंगे, वारदातों की कमी नहीं हो सकती। इन्होंने जो अपने तर्जुमान रखे हुए हैं वो भी सही नहीं है, वो भी सिर्फ पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन दूसरी रिपोर्टें जिनको बनानी होती है वो नहीं बनाते। इस पर जो है पुलिस को फौरी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि पुलिस तवज्जो दे, वरना अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो तो खुदा ना खास्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस जो है ना उसका मकसद तहफ़्फ़ुज़ देने के अलावा बाकी सब है। प्रोटोकॉल देना उनकी ज़िम्मेदारी है, कोई भी अगर जलसा हो रहा हो उसको प्रोटेक्ट करना उनकी ज़िम्मेदारी है। तो फिर हम लोग क्या करें अपने सब, मतलब जो बाकी शहरी हैं, हम लोग जो हम सिविलियंस हैं, जो कराची हाइट हैं, हम लोग क्या करें? कहाँ जाएँ? हम छोड़ दें ये तसव्वुर कि हमारे ऊपर भी कोई पुलिस है, हमें भी कोई प्रोटेक्ट करने वाला है। अच्छा, अब एक बात जो प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको कह रही हूँ ना, ज़रा हौसले से सुनिएगा। 2022-2023 में लाखों की तादाद में, बशमूल कराची लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में यहाँ से पूरे इस पाकिस्तान के शहरी जो पाकिस्तान को अपनी शहर करार देते हैं, पाकिस्तान के लिए जान लेने और देने का वादा करते हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके।
मलेशिया जा चुके, इवन के उनको किसी जगह छोटे मुल्क में भी अगर मौका मिल रहा है तो वो जा रही हैं। हम किस बात के ऊपर उनको रोकें? किस बात पे उनको पेट्रियोटिज्म का हम लोग दर्ज दें? किस बात के ऊपर हमें उनको कहें कि भाई तुम अब ये कराची और पाकिस्तान ना छोड़ के जाओ? क्यों ना छोड़ के जाओ? आपने हमें रहने दिया है इस काबिल कि हम लोग उनको कोई जवाब फराहम कर सकें, कोई उनको लेक्चर दे सकें? किस बात के ऊपर कि हाँ हम तो यहाँ पर गैर महफूज हैं, आओ तुम भी हमारे साथ गैर महफूज हो जाओ? हमें जब तहफ़्फ़ुज़ ही हासिल नहीं है तो फिर हम किस बात के ऊपर, हम किस वजह से हमें यहाँ पे, आपको पता है कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या होती है? किसी अपने को खोने के अलावा आपको अपना मुल्क छोड़ना, ये सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है। मजबूरी की हालत में आपने वो मजबूर कर दिया हम सबको। आज वो लोग जो कभी अपने मुल्क को छोड़ने की बात नहीं करते थे, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, चाहे किसी छोटे से मुल्क के अंदर उनको मौका मिले। आपको अंदाज़ा है कि ये कितनी बड़ी एक तकलीफ़ है, कितनी बड़ी मजबूरी है? आपने मजबूर कर दिया हम सबको। आज का चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।